हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर का मंजन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और एक और बात, अगर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, जहां पर हम आपको हर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा छोटी सी फी के अंदर। सही है, तो जल्दी जाए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और ऑनलाइन ट्यूशन हासिल करें और भी बेनिफिट उसके साथ हासिल करें। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो पहली बात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिपरेशन ऑफ लिक्विड, ये आज का हमारा टॉपिक है। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटा, स्टेट जो होता है और जो फेजेस होता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, सेटल डिफरेंस होता है। क्या होता है? सेटल डिफरेंस होता है इनके अंदर। सेटल मतलब थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है इनके अंदर। अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लें और आप ये जो टॉपिक दिया हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिपरेशन ऑफ लिक्विड, इसको आप स्टार्ट कर लें। अगर नहीं पता तो आप 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दूंगा। देन आप उसके आगे चल सकते हैं मेरे साथ ही। तो स्टेट क्या होता है? बेसिकली स्टेट क्या होता है? फॉर्म होता है मैटर का, हमें पता है। क्या होता है? स्टेट मैटर का फॉर्म होता है। अब वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके बात करूं कि सॉलिड फॉर्म होता है मैटर का, लिक्विड होता है, सही है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बीम होता है, डार्क स्टेट होता है, डार्क स्टेट डार्क स्टेट होता है, एंड जीरो स्टेट होता है, स्टेट इज अल्कालाइन। ये सारी मेटर्स की फॉर्म होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीम, डार्क स्टेट, जीरो स्टेट, ये सारी मेटर्स की फॉर्म होती हैं। मतलब मेटर्स जो है वो इन किस्म के अंदर एग्जिस्ट करता है सारी फॉर्म से। आपको भी पता है स्टेट क्या होती है। बट जब जब भी हम फेज की बात करते हैं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। फेज के अंदर क्या बात है? पहले स्टेट की आप डेफिनेशन नोट कर लें। स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर के ऊपर जो फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, उसे हम कहते हैं स्टेट। अब फेज क्या होता है? पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर मैं आपको फेज का भी कॉन्सेप्ट देता हूँ उस डेफिनेशन के जरिए ही। देखिए, फेज इज अ डिस्टेंट फॉर्म ऑफ मैटर। मैं लिख नहीं रहा, आप जल्दी से नोट करें। डिस्टेंट, DISTINCT, डिस्टेंट फॉर्म ऑफ मैटर। Phase is a distant form of matter which have uniform physical and chemical properties. फिर से नोट करें, फेज इज द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखें, अब फेज को मैं आप समझाता हूँ फेज क्या होता है। फेज जो होता है वो एक किस्म की स्टेट ही होती है मैटर की। या ऐसे कर लें आप, फेज क्या होता है? स्टेट को ही हम कहते हैं। बट उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, पी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और CP मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कार्बन जो होता है, कार्बन, C कार्बन से मैं डिनोट करता हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये फेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, एलो ओ एक मिनट, कार्बन जो होता है उसके जो एलोट्रॉप्स, AOTROPIC एलोट्रॉप, कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं, मतलब एलोट्रॉप हमसे कहते हैं किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो हमें हमारे पास मिलती हैं उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ। डायमंड होता है, आप डायमंड आपने देखा होगा, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, सही है, और बकीबोर होता है, और भी दूसरे टाइप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, टाइप्स नहीं सॉरी, एलोट्रॉप्स। अब डायमंड तो आपको पता है क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है ना, हमारे जो पेंसिल हम लिखते हैं, उसको ग्रेफाइट से बनाया गया है। बकीबोर को आप छोड़ दें क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इन तीनों की ये जो एलोट्रॉप है कार्बन के, एलोट्रॉप मैंने आपको बताया क्या होता है। एलोट्रॉप वो होता है जैसे एक कोई भी एलिमेंट जो है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो हमारे पास मिलती है उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, बकीबॉल भी कार्बन का बना हुआ है, मगर इनके अंदर अरेंजमेंट है कार्बन की वो अलग अलग है, से जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ये एलोट्रॉप है। अब इन दो तीनों की जो स्टेट होती है वो क्या होती है? सेम होती है, सॉलिड होती है, स्टेट सॉलिड होती है। बट इनकी जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे? स्टेट क्या समझ में आ गया? मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब फेज के बारे में बात करते हैं। फेज, अब इनकी जो फेज होती है वो कैसे चेंज होती है? फेज क्या होगी? स्टेट ही होती है ना कि
फेज द डिस्टेंट स्टेट, फेज द डिस्टेंट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक अलग किस्म की स्टेट होगी इनकी, सही है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। अब इसके आप मुझे बताएं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों की क्या होती है, सेम होती है अलग होती है? अलग होती है ना। स्टेट तो सेम है बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ये फर्क होता है फेस के अंदर। तो डायमंड की फेस अलग होगी, ग्रेफाइट की अलग होगी, बकीबॉल की अलग होगी, बट इनों की स्टेट्स तीनों की सेम होगी, सॉलिड होगी वो, ये फर्क होता है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर एंटी प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के अंदर। ये जो थ्योरी हमें यही बता रही है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। पोस्टुलेट्स हमें कुछ दिए हुए हैं इस थ्योरी के, तो ए पॉइंट क्या दी हुई है हमें वो देखते हैं हम पहले। ए पॉइंट, अ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो हमें बताया जा रहा है कि एक कंटेनर आप पहले कंसिडर कर ले, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, साथ ही साथ समझाता भी जाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। कंटेनर है, इसके अंदर मैंने यहाँ तक वाटर को फिल कर लिया है। अब वाटर जो होगा वो टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट होगा, किसके पार्टिकल्स, H2O के। वाटर H2O का बना हुआ है ना, तो इस H2O को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो लिक्विड होता है वो कंसिस्ट होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सही है। मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल, जैसे वाटर जो होता है वो H2O का बना हुआ होता है, तो H2O के हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अंदर। अब लीटर लें 2 लीटर लें इस हिसाब से। तो लिक्विड क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, मतलब उनके दरमियान में आपस में फोर्स होती है। क्या होती है, फोर्स होती है। अब वो फोर्स कौन सी होगी, इंटर मोलिकुलर फोर्स होगी, जिस फोर्स को हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स, सही है। अब ये जो वंडरवाल फोर्स है ये आपको बताई नहीं कि ये आगे जो है टॉपिक्स के अंदर आ जाएगी क्या होती है। ये बेसिकली होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मैंने H2O के बारे में आपको बताया अभी, H2O मॉलिक्यूल और जो दूसरा H2O मॉलिक्यूल मैं ले लूं उसी कंटेनर के अंदर जो वाटर पड़ा हुआ है, हजारों H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस H2O के मॉलिक्यूल्स और इस H2O के मॉलिक्यूल से बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स, एटॉमिक नहीं, मोलिकुलर फोर्स, सही है। तो ये लाइन तो हमें क्या होगी, क्लियर हो गई। अब बी लाइन, molecules within a liquid are constant motion but the molecular motion limited their by their close packing। देखें, हमने क्या कहा कि लिक्विड जो होता है, हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, सही है, यहाँ तक है लिक्विड, वाटर ही पड़ा, हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके दरम्यान में फोर्स है, क्योंकि वो आपस में क्लोज पैक है, थोड़ा क्लोजली क्लोज है, आपस में क्या है, क्लोज है, CLOS, क्लोज, आपस में मतलब करीब करीब है। करीब क्यों है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स है, फोर्स है। अब इन फोर्स की वजह से ये आपस में करीब हैं। अब उनके करीब होने की वजह से इनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। यही बात बताई जाए, लिमिटेड मतलब किसी हद तक होगी। ऐसा नहीं कि वो मॉलिक्यूल टंडोलियार में बैठा हुआ है, ओ टंडोलियार में बैठा हुआ है कराची चला जाए, कराची बैठा हुआ है इस्लामाबाद चला जाए, ऐसे नहीं। मतलब उसकी जो फोर्स और उसकी जो लिमिटेड मोशन होगी, जो मोशन करेगा वो लिमिटेड होगी। और एक और बात, जो मोशन उसकी बताई गई है, सिंपली हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड के अंदर, वो वाइब्रेशनल मोशन हमेशा होती है मॉलिक्यूल्स के पास, वाइब्रेशनल मोशन होती है। और भी मोशन होती है सॉलिड के और लिक्विड जो होते हैं, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है ना, तो लिक्विड के पास एक मोशन होती है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन वो मोशन होती है जिस मोशन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, मतलब किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर आगे और पीछे मूव करे, बैक एंड फोर्थ मूव करे, तो इसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। जैसे एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर ली, ये पॉइंट है, अब इसके आगे कोई मूव करे, कोई भी बॉडी है इसके पीछे कोई मूव करे, तो वो कहलाएगी उसकी वाइब्रेशनल मोशन, सही है। और इसके अलावा भी मोशन होती है, जैसे ब्रोनियम मोशन होगी, BRONIUM, BRONIUM, ब्रोनियम मोशन। ब्रोनियम मोशन जो होती है वो कहते हैं जिग जैग मोशन को हम कहते हैं, जिगजैग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरीके से जैसे मैं एक बड़ा सा लिक्विड कंसिडर कर रहा हूँ, ये लिक्विड है इसके अंदर, सही है। अब एक मॉलिक्यूल ये किया, एक ये किया, एक ये किया, अब ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन, दूसरा मॉलिक्यूल इधर आ गया, ऐसा इधर आ गया, और एक मॉलिक्यूल इधर आ गया, तो ये क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रही है। ऐसी मोशन को हम कहते हैं जिगजैग मोशन। क्यों होती है, कोलिजन की वजह से होती है। बातों को नोट करते जाए बेटा, कोलिजन की वजह से जो मोशन होती है वो जिगजैग मोशन होती है।
अब जिगजैग मोशन भी है इनके पास क्या है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, और भी बहुत से मोशन होते हैं, वो हम प्रॉपर्टीज के अंदर इसको डिस्कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सी पॉइंट, the attractive forces of liquid molecules are greater than the attractive forces of gas molecules. However, these attraction forces are not significant to hold the molecule in a fixed position. Liquid molecule can slide past over each other. तो यही बात है, जो गैस होते हैं भाई, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में दूर दूर होते हैं। ऐसे एक एक कंटेनर मैंने कंसिडर कर लिया, क्लोज कर लिया, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। बट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में करीब होते हैं, ऐसे। सही है। तो इनकी क्यों होते हैं? ड्यू टू फोर्सेस की वजह से। इनके अंदर फोर्सेस वीक होती हैं। ये गैस की बात हो रही है, गैस का कंटेनर है, ये लिक्विड का कंटेनर है। गैस के अंदर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर फोर्सेस जो होती हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो तो आपस में करीब होते हैं। बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर वो फिक्स्ड हो जाएं। मतलब स्ट्रॉन्ग तो होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फोर्सेस की, बट मॉलिक्यूल्स को एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं कर सकती हैं वो फोर्सेस, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशनल मोशन को भी परफॉर्म करते हैं। आया ये बात समझ में? और एक और बात, जनरल बात मैं आपको बताऊं, लिक्विड जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। बट उसका जो शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बस उसका जो शेप होता है वो कंटेनर का शेप होता है। यही है नहीं यार, कंटेनर का शेप होता है। मतलब आप जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी गिलास के अंदर, जिस भी बोतल के अंदर लिक्विड को डालेंगे, उसका जो शेप होगा आपको वही मिलेगा, बट उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। सही है। लिक्विड को आप हीट भी कर लें भले, ये वाटर, इसको आप हीट करेंगे, ये अपनी फेस को चेंज कर लेगा, मतलब लिक्विड से गैस के अंदर चला जाएगा। बट इसके जो मॉलिक्यूल, जो लिक्विड था, इसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर नेग्लिजिबल चेंज आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम के अंदर नेग्लिजिबल चेंज, मतलब चेंज आएगा ही नहीं। ये फर्क है। सही है। लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। आप हीट करें गैस को तो गैस सडनली एक्सपेंड हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट लिक्विड के अंदर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, भले आप एनर्जी दें, निकालें, कुछ भी करें। सही है। हाउएवर, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम चलते हैं डी पॉइंट के ऊपर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अब बेटा, एब्सोल्यूट टेंपरेचर से मुराद है केल्विन वाला टेंपरेचर, ये बात आप याद रखें। अब ये जो टेंपरेचर है टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज, एक मिनट ये मैंने गलत लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवीई। ये स्टेटमेंट दी जा रही है। अब इसको आपको ना प्रूव करने की जरूरत है, ना कुछ बताने की जरूरत है। क्यों? आप देखें भाई, आप अगर ठंडा पानी, एक दो कंटेनर मैंने रख लिए, एक 50 सेल्सियस के ऊपर, 50 को छोड़ो बहुत हो जाएगा, इसको मैं रखता हूँ 10 सेल्सियस के ऊपर। सही है। इसको मैं रखता हूँ 50 सेल्सियस के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, इस कंटेनर के अंदर जो वाटर रखा हुआ है और इस कंटेनर के अंदर जो वाटर फिल है, आप हाथ डालते हैं दोनों के अंदर, आपने हाथ को डाल दिया दोनों के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपका जो है हाथ है वो बर्न होगा, या इसके अंदर आपका जो हाथ है वो बर्न होगा? बर्न कहाँ पर होगा? BURN, बर्न कहाँ पर होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा। क्यों यहाँ पर होगा भाई? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है, क्यों चलो ज्यादा है, हमने मान लिया। ज्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पर इस साइड पे ऐसा क्या है जो आपके हाथ बर्न हो रहे हैं, इस साइड पे आपके हाथ बर्न नहीं हो रहे, इस कंटेनर के अंदर नहीं हो रहे, इसके अंदर हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके हाथ में जो एनर्जी है, वो जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हाई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो आपका जो हाथ है वो कोल्ड है एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर, जिसकी वजह से आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है वाटर में से आपके हाथ के ऊपर, जो है आपका, आपने हाथ डाला ना इसके अंदर, ये मतलब आप इसको वो एग्जामिन नहीं कर सकते, एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं। आपको भी पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इसको ज्यादा हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट प्रूफ भी इसके हम आगे करेंगे, शायद आपको इक्वेशन दी हुई हो कोई, जिसके जरिए हम लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, उसको भी हम प्रूफ कर ले। सही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर ये एक बात बताई जा रही है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स। मतलब कोई भी हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ हो इस कंटेनर के अंदर, जैसे मैंने कंटेनर कंसिडर किया ना, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है कोई भी, अब इस लिक्विड के कोई जो वेपर्स होते हैं,
उनकी जो एनर्जी होगी और जो लिक्विड की एनर्जी होगी किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वो बराबर होगी। समझ में आ रहा है? जो टेम्परेचर है जहां पर वेपर्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर हो सकती है लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी के। ये बात याद रखना है, लिक्विड एक ही लेना, जैसे वाटर लिक्विड ले रहे हैं तो वाटर के वेपर्स लें और वाटर के ही लिक्विड लें, और उनका जो टेम्परेचर आप बराबर रख लें, कांस्टेंट रख लें, तो उन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी। अब इसका जो प्रूफ है वो नहीं दिया गया तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।